हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय और जानते हैं विराम चिन्ह पंक्चुएशंस क्या होते हैं। वैसे तो हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं विराम चिन्ह के बारे में, लेकिन इन्हें और अच्छे से समझ लेते हैं। पढ़िए और समझिए। दिए गए शब्दों से दो वाक्य इस प्रकार लिखिए कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करें। तो आपको यहाँ करना है, यहाँ पे आपको वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको ऐसे लिखना है कि वो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। बोलते समय हमारी भाषा की गति में समानता नहीं होती। बातचीत करते समय व्यक्ति किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देता है या कुछ समय के लिए रुकता है। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। मौखिक भाषा को जब लिखित रूप देते हैं तो आशय स्पष्ट करने के लिए रुकने या विराम लेने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के जिन चिन्हों का सहारा लेना पड़ता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक या संबोधन चिन्ह, उपविराम, निर्देशक रेखा चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक, योजक या विभाजक चिन्ह। अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि इनको कहाँ कहाँ लगाया जाता है वाक्य में। पूर्ण विराम, इसका प्रयोग सामान्य कथन के वाक्य के अंत में किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में प्रयोग करते हैं। जैसे आप आए तो सभी झूम उठे। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में अल्प विराम का प्रयोग होता है। एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करके के लिए किया जाता है। जैसे चाचा जी आम, केले, आड़ू और रसगुल्ले लाए हैं। तान्या, नुपुर और गौरी सोने जा रही हैं। समान महत्व वाले उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे सूर्य प्रकाश देता है, वनस्पति को शक्ति प्रदान करता है और वर्षा में सहायक होता है। समान महत्व वाले शब्दों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कक्षा में पुस्तक, कलम और कॉपी लेकर आना। संभव आ जाए तुम आ जाओ या अपने पिताजी को भेज देना। संयुक्त या मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कोशिश तो करता है लेकिन कविता नहीं पढ़ पाता। तुमने जो साड़ी खरीदी थी कहाँ रख दी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह को अंत में लगाया गया है। तब तो आदि के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मैंने देखा कि कमरे में अंधेरा है मैं भाग गया। तो के स्थान पर जब हम स्टेशन पर पहुंचे गाड़ी खड़ी थी। तब के स्थान पर पत्र और प्रार्थना पत्र में अभिवादन, समापन और पता लिखने में प्रयोग किया जाता है। जैसे अभिवादन पूज्य दादाजी, प्रिय रानी जी आदि। समापन आपका आज्ञाकारी शिष्य भवदीय सुबेचू आदि। पता श्रीमती प्रियदर्शनी जैन, 159 आर्य नगर, मुजफ्फरनगर। हाँ या नहीं के बाद प्रयोग होता है। जैसे हाँ मैं वहाँ था, नहीं मैं वहाँ नहीं था। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे जागो जागो दिन निकल आया है। उपाधियों को अलग करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे BA, MA, PhD। जब किसी वाक्य में कर्ता के बाद एक उपवाक्य आ जाए और कर्ता क्रिया से दूर हो जाए तो कर्ता के बाद प्रयोग किया जाता है। जैसे शाम का बेटा जिसने कल बढ़िया बल्लेबाजी की थी आज शून्य पर आउट हो गया। अर्धविराम, जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकते हैं वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे उपवाक्य में बल देने के लिए, जैसे खूब मेहनत करो पास हो जाओगे। जहां दो उपवाक्यों में आपसी संबंध प्रकट हो, जैसे जो आज हंस रहा है कल वही रो भी सकता है। विपरीत अर्थ बताने वाले दो वाक्यों के बीच में प्रयोग होता है। जैसे उसने मुझे गाली दी, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आदि कारणवाचक क्रिया विशेषणों से पहले प्रयोग होता है। जैसे तेजस हॉकी नहीं खेलता क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। प्रश्नवाचक, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे तुम उदास क्यों हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये जो चिन्ह होता है ये हमेशा उस वाक्य के बाद लगेगा जहाँ पे प्रश्न पूछा गया है।
विस्मयादिबोधक या संबोधन चिन्ह, इसका प्रयोग विस्मयादिबोधक पदों, शब्दों या वाक्यों के बाद या संबोधन के लिए किया जाता है, जैसे वाह कितनी खूबसूरत जगह है, ओह यह क्या हो गया। उपविराम जहाँ किसी बात को अलग करके प्रकट करना हो, जैसे दहेज एक अभिशाप। निर्देशक रेखा चिन्ह, किसी बात का उदाहरण देते समय इस संकेत का प्रयोग होता है, जैसे अध्यापक रहीम के दोहों का मुख्य संदेश क्या है। विद्यार्थी रहीम के दोहों का मुख्य संदेश अच्छी संगत का लाभ है। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक। विवरण चिन्ह, जहाँ किसी बात को उत्तर या उदाहरण के रूप में नीचे की पंक्ति में देना हो तो वहाँ संकेत विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह उपविराम और निर्देशक रेखा चिन्ह से मिलकर बना है, जैसे तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। अब आते हैं लाघव चिन्ह पे। शब्दों को संक्षिप्त में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंडित। अब पंडित को अगर आपको संक्षिप्त में लिखना है, छोटे करके लिखना है, तो आप इस तरीके से पंडित लिखते हैं। विक्रमी वी, बैचलर ऑफ आर्ट BA इस तरीके से लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह, जब किसी का कथन मूल रूप में लिखा जाता है तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। पुस्तकों के नाम, उपनाम या व्यक्तिवाचक नाम इकरे उद्धरण चिन्हों के भीतर लिखे जाते हैं, जैसे रामचरितमानस महाकवि तुलसी के कृति है। गोपाल दास नीरज अच्छे गीतकार हैं। लोकोक्ति में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे वह तो मुंह देखकर बात करता है, किसी ने ठीक कहा है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। कोष्टक, कोष्टक के प्रयोग को निम्नलिखित प्रयोगों से समझिए। कर्मसूचक अक्षरों या अंकों के साथ, जैसे भारत के 5 राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पे आपने देखा है कि हर एक राज्य के आगे एक अक्षर दिया गया है, तो उस अक्षर को इस कोष्टक के अंदर लिखा गया है। कोष्टक में ऐसी सामग्री भी लिख देते हैं जो वाक्यों का अंश नहीं है, जैसे उपवाक्य के 2 भेदों, प्रधान और आश्रित के विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। नाटकों में संवाद प्रस्तुति के हाव भाव का संकेत कोष्टक में दिया जाता है, जैसे बालक रोता हुआ, अम्मा मैं चांद लूंगा, सिपाही क्रोध में, अच्छा चोरी और सीना चोरी। किसी कठिन या समानार्थी शब्द का अर्थ बताने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग होता है, जैसे लौकिक, सांसारिक तथा परलौकिक ईश्वरीय शक्तियों की टकराहट का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। योजक या विभाजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। शब्दों के युग्म के बीच, जैसे रात दिन, आते जाते आदि। बीच के अर्थ में, जैसे भारत पाक युद्ध हो सकता है। तुलनावाचक, सा सी से पहले, जैसे तुलसी सा कवि दूसरा कौन है। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा विराम चिन्हों से तात्पर्य रुकना या ठहरना है। विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा में शुद्धता, स्पष्टता और सुंदरता लाने के लिए किया जाता है। विराम चिन्हों के अनुचित जगह पर लगने के कारण अर्थ एकदम बदल जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग मुख्यतः 2 जगह पर होता है, वाक्य के मध्य में तथा वाक्य के अंत में। मध्यम में लगने वाले चिन्ह हैं अल्पविराम, अर्धविराम, विस्मयादिबोधक, निर्देशक, योजक, लाघव और हंसपद चिन्ह। अंत में लगने वाले चिन्ह हैं पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक। कोष्टक और विस्मयादिबोधक चिन्ह वाक्य के मध्य और अंत दोनों जगहों पर लगाए जाते हैं। अब बच्चों इस पाठ में हमने क्या सीखा, सोचकर बताइए। विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं? लाघव चिन्हों का हिंदी भाषा में क्या उपयोग है, तो ये आपको सोचकर बताना है। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पे आपको एक चिन्ह दिया गया है, ये आपको बताना है कि ये किस चीज़ का चिन्ह है। प्रश्नवाचक का, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह है या फिर हंसपद चिन्ह है। तो ये हंसपद चिन्ह है। जब भी कहीं पे त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो हम इसे लगा करके उस शब्द को लिख देते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी के चिन्ह बताएंगे कि ये कौन से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विराम चिन्हों की हिंदी भाषा में उपयोगिता को समझाइए। अब विराम का अर्थ होता है रुकना। अब जब हम भाषा को बोलते हैं तो बोलते समय हम रुकते हैं, लेकिन जब हम भाषा लिखते हैं तो लिखते समय जो रुकना होता है, जो ठहराव होता है, वो हम विराम चिन्हों के द्वारा ही दर्शाते हैं।
अगला है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाकर उन्हें पुनः लिखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको आप क्या करेंगे, इनमें आप विराम चिन्ह लगा करके इन्हें दोबारा से लिखेंगे। विराम चिन्हों के नाम को उनके स्वरूप के साथ जोड़िए। विराम चिन्ह का नाम और यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, उनके चिन्ह स्वरूप दे रखे हैं। जैसे कि पूर्ण विराम चिन्ह, तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपका 5वें नंबर पे है, तो आप इसको इससे मिलाएंगे और इसी तरीके से आप बाकी के चिन्ह को उनके चिन्ह स्वरूप से मिलाएंगे। निम्नलिखित विराम चिन्ह वाले एक एक वाक्य लिखिए। अब यहाँ पे लाघव चिन्ह, ठीक है, लाघव चिन्ह आपको पता ही है, किसी को भी आप संक्षिप्त में लिखते हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार से आप बाकी चिन्ह के एक एक उदाहरण यहाँ पे लिखेंगे। आओ करके देखें, निम्नलिखित अनुच्छेद के वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वाक्य दिया गया है, इस वाक्यों को आपको पढ़ना है और आपको जगह जगह पे जहाँ पे आपको लगे कि विराम चिन्ह लगाना चाहिए आप लगाएंगे। ज्ञानपरक अपनी समझ से कुछ वाक्य लिखिए तथा उनके विराम चिन्ह बदल कर देखिए कि क्या उनके अर्थ में या भाव में कोई परिवर्तन आता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक अनुच्छेद आपको लिखना है, ठीक है, या कोई भी वाक्य आप लिखेंगे और वहाँ पे आप क्या करेंगे, विराम चिन्हों को आप बदल के मतलब आगे पीछे करके लिखेंगे और फिर उसे दोबारा पढ़ के देखेंगे कि उसके अर्थ या भाव में कोई परिवर्तन आता है या नहीं। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।